नमस्कार। वेलकम टू एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। मैं मनीष तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जिसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द फोर्स। फोर्स को हम समझेंगे, फोर्स क्या है, फोर्स का नेचर क्या होता है और क्या क्या इफेक्ट है फोर्स के, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम फोर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, व्हाट इज फोर्स? सबसे पहले फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, क्या हो रहा है? हाँ, फोर्स इज एन एफर्ट। सिंपली यू कैन से दैट force is an effort in the form of pull or push. Okay, force is an effort in the form of pull or push. How you can say that force is an effort? देखो, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, लेट्स से एक वॉल है, एक दीवार है, उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वॉल मूव करेगी। ठीक है, वॉल को आपने पुल या पुश कर दोगे आप, ऐसा तो नहीं है। तो आप एफर्ट कर सकते हो, आप प्रयास कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्स, यू कैन से दैट फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। by applying the force you can change the state of motion. By the applying force you can change the state of motion. Okay, any object, if any object is in rest, you can apply the force and you can change this state of rest to state of motion. Okay, if any object is in motion, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप फोर्स अप्लाई करो और फोर्स अप्लाई करते ही वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रेस्ट में आप उस ऑब्जेक्ट को कर सकते हो। ओके, क्लियर? इट इज क्लियर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ओके, फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश। नेक्स्ट, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? एनी क्वांटिटी विच हैव magnitude as well as direction is called vector quantity. Okay, scalar quantity is any quantity which have only magnitude not direction. Magnitude is the numerical value. ठीक है, magnitude कुछ नहीं होता है, numerical value होती है किसी भी quantity की। ओके, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, मतलब फोर्स अप्लाई करके आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले फोर्स का इफेक्ट है, इट कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन। इट कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन। ये सिंपल सी वही बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाया जा सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको स्टार्ट किया जा सकता है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, मतलब मूव कर रहा है, तो उसको स्टॉप किया जा सकता है बाय अप्लाइंग ए फोर्स। ओके, यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग फोर्स। इट इज क्लियर और नॉट? नेक्स्ट है, इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ or both. You can apply a force on any object, you can change the speed of object, and you can also change the direction of any object, और बोथ, दोनों एक साथ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, स्पीड, जैसे आप मान लो साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल अभी स्लोली चला रहे हो, लेकिन अब फोर्स आपने एक्स्ट्रा अप्लाई किया, ठीक है, पैडल बहुत तेजी से मारना स्टार्ट किया, तो स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं? ऑब्जेक्ट की स्पीड तो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेट्स से साइकिल ही है, साइकिल के ऊपर आप अगर फोर्स अप्लाई करते हो, तो फोर्स अप्लाई करने से, एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ब्रेक मारना स्टार्ट करते हो तो इसकी स्पीड क्या हो जाए? ब्रेक ब्रेक भी एक फोर्स है, ब्रेक अगर मार रहे हो तो ये भी एक तरह का फोर्स ही है, और अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो उससे क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी या रुक जाएगी वो ऑब्जेक्ट। तो दोनों हो सकता है, मतलब स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हो, स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हो। सिंपली यू कैन से दैट यू कैन चेंज द स्पीड। ओके, एंड यू कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन। जैसे आपने एक स्टेयरिंग जो है किसी गाड़ी की, उसको अगर आपने मोड़ दिया, मोड़ने के लिए तो फोर्स की जरूरत पड़ती है ना, बिना फोर्स अप्लाई किए यू कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, यू कैन नॉट मूव द स्टेयरिंग विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स। ओके, तो you can change the speed and direction or both by applying a force. Okay,
थर्ड है इट कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन डायमेंशन, इट्स लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। simply you can apply the force, you can change the configuration of any object। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक थिक शीट्स ऑफ आयरन है और उसके ऊपर अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, उसको पीटते हो तो उससे एक पतली चादर बन जाती है, एक थिक थिक शीट्स से थिन शीट्स बन जाती है। तो आपने उसके शेप में चेंज कर दिया, तो शेप में चेंज करके तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं किसी भी मेटल से। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग ए फोर्स यू कैन चेंज द शेप, साइज, वॉल्यूम, मतलब मेनी थिंग्स यू कैन चेंज द any object by applying any force। it is clear? Next is balance force and unbalanced force। what is the balance force and what is unbalanced force? इन दोनों के बारे में थोड़ा समझते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। तो बैलेंस फोर्स सिंपली इफ वी अप्लाई टू फोर्सेस ऑफ इक्वल अमाउंट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई करते हो इक्वल अमाउंट का। ठीक है, दो फोर्सेस अलग अलग, मतलब फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो वो इक्वल अमाउंट है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट वुड नॉट मूव। तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा क्योंकि आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मान लो इस साइड से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, दूसरा इस साइड से अप्लाई किए हो। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ओके, एक फोर्स आप इस साइड से अप्लाई किए हो और दूसरा इस साइड से अप्लाई किए हो, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगी। द टू फोर्सेस ड्यू टू देयर अपोजिट डायरेक्शन वुड कैंसिल ईच अदर एंड नेट रिजल्ट वुड बी जीरो। नेट जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सच फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब सिंपली यही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दो डिफरेंट डिफरेंट साइड से, मतलब दो अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट साइड से आप इक्वल अमाउंट का अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उससे क्या होगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। और जिससे क्या होगा, जिससे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा मोशन में, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस साइड से और 300 न्यूटन का फोर्स इस साइड से लग रहा है, ये तीनों लोग मिलके 300 का न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि ये दोनों, ये ऑब्जेक्ट न तो इधर की तरफ, मतलब ये न तो इधर की तरफ मूव कर रहा है, न इधर की तरफ, लेकिन जैसे ये आप ये जो ये तीनों है, मान लो 400 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया और ये 300 का ही, तो इधर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये 400 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये 300 न्यूटन का, तो इधर की तरफ मूवमेंट होगा, इधर की तरफ मूवमेंट होगा। तो क्योंकि नेट फोर्स किधर की तरफ है, नेट फोर्स इधर की तरफ है, वो भी कितना, 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन। क्लियर? नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्स। व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स? ओके, व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स? when two or more forces when two or more forces of different magnitude when two or more forces of different magnitude are applied on an object from opposite or different sides, okay, when two or more forces of different magnitude, अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, और अप्लाइड ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट और डिफरेंट साइड, डिफरेंट डिफरेंट साइड से ये अप्लाई हो रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, द बॉडी चेंज इट्स पोजिशन और स्टेट ऑफ मोशन। इससे क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को या अपने पोजीशन को भी चेंज कर सकती है। तो सच फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो ऐसे फोर्स जो होते हैं उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। इट इज क्लियर और नॉट? आई थिंक इट इज क्लियर। व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स? तो दोनों के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। नेक्स्ट है गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन। गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया? ठीक है, गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया, उनका कुछ एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था इसको समझना। जैसे उन्होंने दो इंक्लाइंड प्लेन लिया,
क्या लिया, 2 इंक्लाइंड प्लेन लिया और इसको फ्रिक्शनलेस कर दिया, लगभग लगभग ल्यूब्रिकेंट का यूज करके इन्होंने स्मूथ सरफेस, बिल्कुल स्मूथ सरफेस एंड ल्यूब्रिकेंट यूज ल्यूब्रिकेंट, जिससे क्या हुआ, लगभग लगभग ये फ्रिक्शनलेस हुआ, क्योंकि एग्जैक्टली फ्रिक्शनलेस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये फ्रिक्शनलेस करने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डाइस को या एक बॉल को यहाँ से छोड़ा, यहाँ से रिलीज किया डाइस को या बॉल को यहाँ पे रिलीज किया। जब इन्होंने बॉल को रिलीज किया तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है कि बॉल नीचे गया, उसके बाद उतना ही ऊपर गया, मतलब जिस हाइट से ये रिलीज किया था बॉल को, उतने हाइट को ये मेंटेन किया, मतलब फिर से उसी हाइट पे ये पहुंच गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, पहले तो ये समझने की कोशिश करना, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पे जब इन्होंने रिलीज किया, इसको ऐसे रिलीज किया, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे की तरफ गया, लेकिन जो इन्होंने एक मोमेंटम, मतलब जो इन्होंने एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इसको जो मिली है, उसके कारण ये ऊपर उसी हाइट तक पहुंचता है, क्योंकि इतने हाइट तक पहुंचते पहुंचते ये रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगा था ना। फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इसको जो इंक्लाइंड प्लेन, जो सेकंड प्लेन था, उसको थोड़ा सा और इस एंगल पे झुकाया, थोड़ा और एंगल पे उन्होंने क्या किया, झुका दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे जो लेंथ है, जो पाथ लेंथ है, वो इंक्रीज हो गया। लेकिन इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब सेम हाइट से, उसी हाइट से इनको छोड़ता है, बॉल को छोड़ते हैं, तो सेम हाइट को अटेन किया लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके सेम हाइट को फिर से अटेन किया। अब इन्होंने कहता है थोड़ा बेवकूफ बनाते हैं, हाइट देते ही नहीं है, यहाँ पे हाइट देंगे ही नहीं, मतलब इस प्लेन को क्या किया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया, सरफेस के बिल्कुल क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब क्या हुआ, अब इन्होंने ये रिलीज किया बॉल को, जब बॉल को रिलीज किया तो बॉल चलती ही जा रही है, जहां तक प्लेन है वहां तक चलती जा रही है, रुक ही नहीं रही है, क्योंकि कोई हाइट मिली नहीं ना। हाइट कहाँ से, हाइट को अटेन तो कर ही नहीं पा रही है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं रहा है इसके ऊपर। तो इससे क्या हुआ, इससे अगर देखो इस केस में हो क्या रहा था, इस केस में इतना ऊपर जाके रुक क्यों जा रही थी ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स लग रहा था, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स तो निग्लेक्ट कर दिया इन्होंने, तो एक फोर्स अप्लाई हो रहा था, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण एक हाइट अटेन करके ये नीचे आ जा रही थी। इस केस में भी हो रहा था, लेकिन इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि हाइट दी ही नहीं, हाइट नहीं दी तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा ना, ठीक है, मतलब लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे, क्योंकि सरफेस पे ही है, नीचे कहां से खींचेगा इसको, तो ये लगातार मूव करता रहा आगे। इससे ये क्लियर हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो वो उसी स्टेट में रहेगी, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रहेगी जब तक कि कोई भी एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, उसका कुछ जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था वो गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन से आया था। क्लियर, अब इसको हम समझते हैं आगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने कुछ लॉ दिया, यहाँ पे 3 लॉज दिए, फर्स्ट लॉज एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ थे मोशन के, 3 नियम दिया उन्होंने मोशन का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन कौन सा था भाई, देखो, गैलीलियो सजेस्टेड दैट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल बॉडी इज टू अपोज ए चेंज इन देयर स्टेट। किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, कि वो अपने स्टेट्स को, ठीक है, अपने स्टेट्स को चेंज होने में अपोज करती है। मतलब हर ऑब्जेक्ट, गैलीलियो सजेस्ट दैट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल बॉडीज इज टू अपोज ए चेंज इन देयर स्टेट, अपने स्टेट्स, अपनी अवस्था में चेंज करने को अपोज करती है, विरोध करती है कोई भी ऑब्जेक्ट। ये हर ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, समझ सकते हो कि आलसीपन होता है हर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब गैलीलियोज आइडियाज वर फर्दर स्टडीज बाय सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो का जो आइडिया था उसको फर्दर स्टडी किया, और उन्होंने अपना एक अपने तरीके से खुद का एक लॉ ऑफ मोशन दिया, 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। उसमें फर्स्ट लॉ क्या है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट, एन ऑब्जेक्ट
remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied unbalanced force. compelled मतलब होता है मजबूर करना, ठीक है, compelled, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके मजबूर कर दो उसको। अब समझो क्या है यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट, मतलब जिस अवस्था में है, या तो वो रेस्ट में हो सकता है या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा। क्योंकि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, बस मोशन अगर मैं बोल देता हूं यहाँ पे, केवल यूनिफॉर्म मोशन ना बोल के केवल मैं मोशन बोल रहा हूं, तब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी? देखो मोशन का मतलब नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि कोई न कोई फोर्स लगातार अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, मतलब अपना जो वेलोसिटी है लगातार अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसके ऊपर ऑलरेडी कोई न कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। दूसरा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब अगर ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, लेट्स से एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है या एक कर्व पाथ पे चल रहा है, भाई डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है। without force, without applying force, it cannot change their direction. Okay? तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बोलता हूँ यहाँ पे, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बोला जाता, इसका मतलब ये थोड़ा अधूरी बात हो गई, ये पूरी बात नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पूरी बात ये बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही अवस्था में रहेगा, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled to change that state by an applied unbalanced force। यहाँ पे unbalanced force की बात भी करेंगे, क्योंकि बैलेंस फोर्स अप्लाई करने से तो मूवमेंट मतलब चेंज तो होगा नहीं उसके स्टेट में, तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस ए नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन in straight line, uniform motion in straight line will remain in motion unless a net force act on it। तो समझ में आया ये बात? पूरी बात समझ में आई। जैसे एक बॉल है यहाँ पे फुटबॉल, तो ये फुटबॉल रेस्ट में ही रहेगी अगर इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, और अगर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करके उसको रेस्ट में न लाया गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, what is inertia? Because first law of motion is also called law of inertia, ठीक है। ये inertia क्या होता है? देखो, inertia can be defined as the property of matter by virtue of which it opposes any change in states of rest or of uniform motion along a straight line। मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पे ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वर्च्यू होता है कि ये अपने अवस्था को चेंज होने से अपोज करता है, ठीक है। अपनी जो उनकी जो स्टेट है उसको चेंज होने से खुद को रोकता है, ठीक है। क्लियर? तो ये क्या है? इनर्शिया इज क्लासिफाइड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मास। यू कैन क्लासिफाइड द इनर्शिया इन four ways: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction and inertia of mass। ओके, तो समझते हैं कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। इसका मतलब अगर ये मार्कर मान लो ये पेन है और पेन ऐसे रेस्ट में है, एक जगह पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है मान लो, तो ये पड़ा ही रहेगा जब तक इसको फोर्स अप्लाई करके उठाया ना जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपनी पोजीशन को बनाए रखेगा, अपने पोजीशन को मेंटेन रखेगा, मतलब कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा जब तक कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसकी पोजीशन को चेंज न किया जाए, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का? तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है क्वाइन ऑन ए कार्ड, ठीक है। समझो, पुल ए कार्ड क्विकली फ्रॉम अंडर ए कॉइन, कॉइन ड्रॉप इनटू द ग्लास, ठीक है। ये एक हो गया। डस्ट ऑन ए कारपेट, देखो भाई किसी भी एक कारपेट पे एक चटाई है उस पे डस्ट लगा हुआ है, तो अगर आप कारपेट को झटकते हो, ऐसे फोर्स लगाते हो, फोर्स अप्लाई करते हो,
और कारपेट से डस्ट मूव कर जाती है। ऐसा इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है भाई, अभी तक क्या था, कारपेट और डस्ट दोनों किस में थे? रेस्ट में थे। और जैसे ही कारपेट मोशन में आया, लेकिन डस्ट क्या था? डस्ट तो रेस्ट में ही था। डस्ट का स्टेट क्या है? रेस्ट ही था ना। कारपेट जैसे मोशन में आ गया, क्योंकि डस्ट क्या करेगा? डस्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि डस्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, कारपेट के ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, कारपेट मोशन में आ गया। तो इससे दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कारपेट और डस्ट दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे सैकिंग ए कारपेट, डस्ट पार्टिकल रिमेन एट रेस्ट एंड फॉल ऑफ। फॉल ऑफ मतलब अलग हो जाना। ये कारपेट से अलग हो जाते हैं, जिससे कि डस्ट कारपेट से निकल जाता है। ठीक है। तीसरा है फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम ट्री। भाई पेड़ से जो फल गिरते हैं उसका भी रीजन यही है। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे? देखो, जब ब्रांच मूव व्हेन सेकंड, जब मान लो आंधी वगैरह आती है, हवा चलता है, तो ब्रांच जो डालियां हैं वो मूव करती हैं। इससे क्या होता है कि फ्रूट, देखो मूव कौन कर रहा है? डाली। डाली मूव कर रही है, अब मतलब जो ब्रांचेस हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन फ्रूट अभी तो रेस्ट में है। अब फ्रूट रेस्ट में है और ब्रांचेस मोशन में हो गए, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये जो फ्रूट है अपने अपने पोजीशन को मेंटेन रखेगा। ठीक है। तो बट फ्रूट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट एंड फॉल डाउन। अब भाई अगर एक मोशन में है दूसरा रेस्ट में, तो इससे क्या होगा? दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, और अलग होंगे तो इससे नीचे ग्रेविटेशन के कारण फ्रूट नीचे गिर जाएगा। तीसरा है बॉल ऑन टेबल क्लॉथ। ठीक है। कैसे? देखो, पुट टेबल क्लॉथ क्विकली, बॉल रिमेन ऑलमोस्ट इन द सेम प्लेस। जैसे मान लो एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक क्लॉथ रखा हुआ है। ठीक है। कपड़ा रखा हुआ है, कोई कपड़ा, चद्दर रखा हुआ है, और उस पर एक बॉल है, उसके उस पर एक बॉल है, और अचानक से आप बस जो टेबल क्लॉथ है, जो क्लॉथ है, कपड़ा है, उसको खींच देते हो। अब खींचते हो तो इससे क्या हो रहा है? इससे बॉल गिर जाता है ना। बॉल, देखो, बॉल टेबल क्लॉथ क्विकली, बॉल रिमेन ऑलमोस्ट इन द सेम प्लेस। अब इससे क्या होगा? बॉल उसी प्लेस पे रहेगा, मतलब आपने खींच दिया लेकिन बॉल वहीं पे रह गया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है भाई, ये तो मोशन में हो गया, टेबल क्लॉथ तो मोशन में हो गया, लेकिन बॉल तो रेस्ट में है। तो बॉल रेस्ट में है, इसके कारण क्या होगा? बॉल वहीं पे रहेगा, क्योंकि वो अपने पोजीशन को बनाए रखेगा। और भी चीजें हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि आप मुंह बस में बैठे हो और बस अभी रेस्ट में है, रुकी हुई है, और आप भी रेस्ट में हो, आप भी रुके हुए, लेकिन बस अचानक से मोशन में हो जाती है। आप मान लो खड़े हो, बस में खड़े हो, और किसी भी चीज से सपोर्ट नहीं लिए हो, अब बस अचानक से मोशन में हो गई, तो आप क्या होगे? आप तो रेस्ट में रहोगे ना। इससे क्या होगा कि बस आगे निकलेगी, आप पीछे रह जाओगे, जिससे क्या होगा? ये आप पीछे की तरफ झुक जाओगे, या गिर भी सकते हो अचानक से। अगर बस चली और आपने कोई सपोर्ट नहीं लिया है, तो आप पीछे की तरफ गिर भी सकते हो। ठीक है। तो ये भी क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल था। ठीक है। जैसे यहाँ पे बस का एग्जाम्पल लिया, इन्होंने ट्रेन का एग्जाम्पल लिया है। तो इट इज क्लियर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल जितने भी थे लगभग क्लियर हो गए हैं आपके। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल मैं और भी चीज़ों के साथ इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।